क्या बताना है? बताओ अपने सक्सेस के बारे में बताओ, और जो तुम्हारी कमियां थी वो सब बताओ, सारे बता डालो। देखो मतलब इसमें बेसिक क्या है कि शुरू शुरू में क्या आता है, जब मतलब कोई आता है तैयारी करने, हम्म। तो तुरंत मतलब सबसे पहले लोगों से ये पूछता है कि क्या मतलब जीएस का, मान लो जनरल स्टडीज का है, हम्म। तो सबसे पहले तो उसको ये डिसाइड करना होता है कि मतलब लोगों से पूछता है कि क्या क्या पढ़े, क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या नहीं है, ठीक है। कैसे पढ़ना है, ये सब। तो जनरली क्या होता है कि ये टेंडेंसी होती है करीब वो 10 लोगों से पूछेगा। हम्म। ठीक है, 10 लोग जो है कि बहुत सारी बुक्स बता देंगे। ठीक है। तो अब क्या होता है कि उसमें आपको चूज करना होता है कौन सी अच्छी बुक है, कौन सी नहीं। फाइनली किसी एक बुक पे गए। हम्म। अब इनिशियली बहुत सारा मटेरियल होता है, तो लोग क्या करते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं हम्म। कि जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर दें। और जब पहली बार जब पूरे जल्दी जल्दी पढ़ के खत्म कर चुके होते हैं, मतलब जो मेरे साथ हुआ वो बता रहे हैं, हम्म। तो पता चलता है पहली बार पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। ठीक वो है। सब मतलब कि नील हो जाता है ऑलमोस्ट। तो तो तुम्हारे साथ मतलब कि पहली बार जो है बहुत अच्छी तरह पढ़ना चाहिए। हाँ, मतलब जब पहली बार पढ़िए तो एकदम जो भी चीज पढ़िए उसको अच्छे से समझ के पूरा पढ़िए। ये हम्म। नहीं कि हमको मतलब टाइम बाउंड मत वो करिए कि हमको 1 महीने में ये खत्म कर देना है, पॉलिटी खत्म कर देनी, 15 दिन में ज्योग्राफी खत्म कर देनी, ऐसे मत पढ़िए। हम्म। मतलब आराम से आप क्वेश्चन पेपर लीजिए, और जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, विपिन चंद्रा पढ़ना शुरू किए। हम्म। ठीक है, विपिन चंद्रा के कुछ चैप्टर पढ़ लिए आपने, हम्म। अपना धीरे धीरे पढ़िए। उसके बाद फिर क्वेश्चन पेपर देखिए हिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से नहीं पढ़ना है। और इनिशियल जो चैप्टर्स पढ़े हैं उससे कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि पर अभी जैसे रिसेंट 3 3 साल का ट्रेंड है, वो तो हर साल चेंज होता रहता है, आप कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। हाँ, कुछ प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर पिछले साल का और इस साल का देखा जाए तो वो ट्रेडिशनल में कुछ तो ऐसा देते ही हैं। जैसे अगर ज्योग्राफी दिए हम्म। तो ज्योग्राफी ट्रेडिशनल ही देते हैं, और इस बार जैसे हिस्ट्री दिए तो कुछ ट्रेडिशनल से रिलेटेड देते ही हैं। हम्म। वो मतलब पूछेंगे उसी में से, क्वेश्चन अलग तरीके का होगा। अच्छा। ये हो सकता है कि ज्योग्राफी बिल्कुल भी ना पूछे, ये हो सकता है कि हिस्ट्री बिल्कुल भी ना पूछे, लेकिन पूछेंगे उसी में से। थोड़ा सा क्वेश्चन अलग तरीके का होगा। तो जब आप 10 साल का क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं तो पिछले 2 साल के या 3 साल के क्वेश्चन पेपर को ज्यादा ध्यान से देखिए कि कैसे वो बेसिकली क्वेश्चन अब ऐसे पूछता है कि ऐसा नहीं कि आपको अगर 1909 का मतलब वो याद है, चार्टर एक्ट, हम्म। तो आप आंसर कर देंगे। मतलब इनफैक्ट आपको एकदम नहीं रटा है तो भी आप आंसर कर देंगे, अगर आपको फीलिंग है कि वो चार्टर एक्ट किस एनवायरनमेंट पे लाया गया था, उसका क्या इफेक्ट पड़ा, और क्या डिमांड थे पब्लिक के और क्या फुलफिल किए गए, और जो मतलब ब्रिटिश थे वो किस लिए उसको ले आए। अगर आपको ये चीज पता है तो चार्टर एक्ट क्या हो सकता है कि आपको एक्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता, मतलब कि बस बेसिक नॉलेज हो, फैक्चुअल नॉलेज भी कुछ भी नहीं हो, फिर भी आप अच्छा आंसर लिखेंगे। हम्म। तो मतलब जरूरत ये है कि बहुत अच्छे से मतलब उसको आपको समझना है कि क्या है एक्चुअल में। अच्छा। हाँ, तो जैसे पिछले 2 साल का जो ट्रेंड है उस हिसाब से क्या कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए? देखिए बुक में तो हिस्ट्री में तो विपिन चंद्रा से तो मतलब मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से आंसर हो जाता है। स्पेक्ट्रम नहीं सब्स्टिट्यूट है? स्पेक्ट्रम सब्स्टिट्यूट अच्छा है, लेकिन मैंने स्पेक्ट्रम को मतलब कि पढ़ा नहीं स्पेक्ट्रम, अच्छा। तो उतने डिटेल में नहीं पढ़ा है, मैंने ऊपर ऊपर से ही देखा है। मतलब देखते थे स्पेक्ट्रम मतलब। में इसलिए सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, स्पेक्ट्रम जितना मैंने देखा स्पेक्ट्रम ज्यादातर फैक्चुअल है। हम्म। विपिन चंद्रा पूरे स्टोरी की तरह देता है, बुक पूरी स्टोरी बुक है एक तरह से। आप जब उसको पढ़ते हैं तो आपको एक स्टोरी की तरह आपको पता चलता है इंडियन इंडिपेंडेंस में हुआ क्या था। अच्छा। विपिन चंद्रा में क्या बोलता है कि वो भी रीजन देता है, लेकिन वो बिल्कुल ऐसे फैक्ट के रूप में प्रेजेंट करता है, जिसकी वजह से उसको याद करना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, बाकी उसके बाद बचता जियोग्राफी। ज्योग्राफी में जो है कि आप 4 एनसीईआरटी बुक जो 11th 12th की है, हम्म। वो 4 तो कंपलसरी है, वो 4 पढ़ लीजिए। और जो 11th वाले फिजिकल है उसमें काफ़ी टॉपिक समझ में नहीं आते हैं, इतना आसान नहीं था कि आप नॉर्मल तरीके से पढ़ो, सब आपको याद रहेगा, समझ में आ जाएगा। नहीं, लेकिन उसको इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा आपको। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो फिर किसी की हेल्प लीजिए, किसी से समझिए, किसी का ज्योग्राफी ऑप्शन उससे समझिए, या कोई और सोर्स से समझिए। लेकिन वो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पिछले अच्छा। साल का ट्रेंड देख के ये लगा हम्म। कि एनसीईआरटी की आपको फिजिकल ज्योग्राफी तो पढ़नी ही पड़ेगी। बिना फिजिकल ज्योग्राफी के वो कभी भी फिर पूछ सकता है 100 नंबर के, अगर वो पूछेगा तो फिर आप इतना रिस्क नहीं ले सकते। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का बेसिकली आपको सबसे पहले तो वो क्लियर करना पड़ता है जो इकोनॉमिक्स की बेसिक है। हाँ, वो कहाँ से करोगे? बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। मैंने वाजीराम के नोट्स से किए थे, अच्छा। वाजीराम के नोट्स में जो पढ़ाया गया था वो किया था। और श्री राम को प्रिंटेड मटेरियल भी देखा है तो वो भी मतलब काफ़ी सफिशियंट है, उससे भी कर सकते हैं। तो एक बार बेसिक पढ़ लीजिए, लेकिन बेसिक से केवल कुछ नहीं होता है, इनफैक्ट बेसिक से कुछ होता ही नहीं है। हम्म। मतलब आपको अब बेसिक जानने के बाद आपको न्यूज़पेपर के मतलब न्यूज़पेपर रेगुलरली फॉलो करना पड़ेगा। क्या चेंज आ रहे हैं, कि क्यों चेंज आ रहे हैं,
तो इकोनॉमिक जो चेंजेस आ रहे हैं उस पर कुछ एडिटोरियल्स आते हैं, ये सब पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। पॉलिटी। पॉलिटी में मैंने तो वाजीराम के नोट्स पढ़े थे, ठीक है, लेकिन लक्ष्मीकांत भी मतलब मोर देन सफिशियंट है मुझे लगता है जहाँ तक। साइंस टेक। और पॉलिटी में एक और चीज़ है, पॉलिटी में एक अपना वो रखना चाहिए, पीएम बख्शी है, उसमें केवल आर्टिकल्स दिए उसको साथ में रखिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से मतलब कभी भी रिवीजन के लिए या वैसे करके रिलेट करने के लिए आर्टिकल पढ़ना अच्छा रहता है कि डायरेक्ट आर्टिकल भी पढ़िए। साइंस एंड टेक का कोई मतलब ऐसा पर्टिकुलर सोर्स मुझे नहीं मिल पाया कि जिससे कि कहा जाए कि इसी से आता है। मैं तो मतलब वाजीराम की वही कोचिंग किया था, तो उसके नोट्स उठा के पढ़ लिए, मतलब पढ़ा था, लेकिन उससे उतना वो ट्रेडिशनल में कोई फ़ायदा नहीं हुआ खास उस जो नोट से। करंट वाले क्वेश्चन आते हैं उनको फिर कैसे सॉल्व करें, क्या तरीका है? अब करंट वाले क्वेश्चन सब वही मुझे लगता है कि क्रॉनिकल या कोई मैगजीन ऐसे विजार्ड मैगजीन लेके उसको फॉलो करते रहिए। अभी तक मतलब मुझे उसका एज पर इतना सॉल्यूशन नहीं मिला कि सारे साइंस एंड टेक के क्वेश्चन आंसर हो जाए। कुछ कुछ आंसर हो जाते हैं, तो उसके लिए ट्रेडिशनल कोई भी मैगजीन, जैसे विजार्ड का भी स्पेशलिस्ट हुआ था या वाजीराम के जितना बेसिक मिनिमम करवाता है उसको आप अच्छे से रट लीजिए, ताकि जितना आपके पढ़े हुए में से वो तो आंसर कर लें। और कोई खास बात? और इंटरनेशनल रिलेशन जैसे हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन में आपको मतलब वही चीज़ है, न्यूज़पेपर फॉलो करते रहिए। तो बेसिक किताब है उसकी इंटरनेशनल रिलेशन की? नहीं, मेरे ख्याल से बुक पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होता। एक वर्ल्ड फोकस मैगजीन आती है, वो अच्छी है, उसके ईयरली इशूज भी, इस बार का ईयरली इशू जैसे इंडिया एंड इट्स नाइबर मतलब ऐसे करके आया था, वो मैगजीन अच्छी है, उससे आप इंटरनेशनल रिलेशन थोड़ा अच्छा वो व्यू मिल सकता है, पर्सपेक्टिव मिल सकता है। लेकिन न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़िए, उसके नोट्स पढ़ाइए, उसके नोट्स बनाइए न्यूज़पेपर रोज का रोज। हाँ, जैसे आपने एक आप टॉपिक लिख लीजिए, इंडिया पाकिस्तान या साउथ एशिया कर लीजिए, उसमें आप डिवाइड कर लीजिए इंडिया पाकिस्तान ये वो, मतलब अपने पास नोट्स डिवाइड कर लीजिए, और जो भी चीज़ उससे रिलेटेड है वो उसमें नोट डाउन कर लीजिए। जैसे इंडिया और आपका एशियान आपने लिख दिया, तो कुछ भी एशियान से रिलेटेड आ रहा है, एशियान किसी कंट्री से भी आ रहा है, जैसे इंडिया मलेशिया भी उसी में इंक्लूड कर लीजिए, इंडिया सिंगापुर भी उसी में इंक्लूड कर लीजिए, ताकि एक पूरा बड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव आपके पास हो जाए। जब आप एक साल का नोट्स बना लेते हैं ना, तो ऑलमोस्ट सब कुछ उसमें से आ जाता है। मैंने मतलब एक बार प्री के लिए नोट्स बना के देखा था, तो वो किसी भी कोचिंग के नोट्स से बेटर होते हैं आपके नोट्स खुद के बनाए हुए। तो और कुछ? और तो क्या, साइंस, अरे ये स्टैट्स बचता है, तो स्टैट्स तो आप कहीं से भी मतलब कि किसी भी उससे कर सकते, कोचिंग के नोट्स से कर सकते हैं, उसमें इतना टफ तो पूछता नहीं है कुछ। राइटिंग स्किल की लोग बात करते हैं कि राइटिंग स्किल होनी चाहिए, राइटिंग स्किल होनी चाहिए, उस पर आपका क्या व्यू है? देखिए, जो अब आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, पहले तो 30 नंबर के भी क्वेश्चंस आते थे, अब 20 नंबर से ज़्यादा के क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है, तो जीएस में इतना टाइम नहीं रहता है आपके पास कि आप उसको मतलब राइटिंग स्किल इंक्लूड भी कर सके, ठीक है। मतलब अगर क्वेश्चन आता है, राइटिंग स्किल का वही है कि देखिए राइटिंग स्किल अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी अगर आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। लोग बेसिक मिस्टेक क्या करते हैं, जीएस में इसलिए नंबर नहीं आते लोगों को, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट करके आते हैं, 500 का अटेम्प्ट कर देते हैं, 550 का अटेम्प्ट कर देते हैं, लेकिन उतने नंबर नहीं आ पाते। उसका रीज़न क्या होता है कि वो पूछता कुछ और है और हमें जो आता है वो हम लोग लिख देते हैं। मतलब ये चीज़ सब लोग जानते हैं कि ये चीज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी लोग यही करके आते हैं कि जो जानते हैं वो लिख देते हैं। हमेशा एग्जामिनर को ये बताते रहिए आप कि ये क्वेश्चन का ही आंसर हम लिख रहे हैं। पहले पैराग्राफ में भी बता दीजिए कि जैसे वो पूछा था ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज मतलब वो फंडामेंटल ड्यूटी इज वे ऑफ लाइफ, तो आप हमेशा उसको बताते रहिए कि ये चीज़ इंडियन वे ऑफ लाइफ में है। पहले पैराग्राफ में भी बता दीजिए कि मतलब हर पैराग्राफ फंडामेंटल ड्यूटीज का नाम आना चाहिए। फंडामेंटल ड्यूटी वे ऑफ लाइफ नाम नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी आप उसको इंडिकेट करिए कि हाँ देखिए हम ऐसे इसको ऐसे रिलेट करें। ऐसा मतलब एग्जामिनर पे मत छोड़ दीजिए कि एग्जामिनर अपने से रिलेट करेगा, वो चीज़ एग्जामिनर के वो नहीं है। अगर एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगी कैसे रिलेट करेगा, तो उसको लगेगा कि आपने बोगस लिखा है, मतलब अपने मन से कुछ भी लिख दिया है। तो हमेशा उसको बताते रहे कि नहीं आप क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो दो दो चीज़ करना जरूरी है, पहला चीज़ कि आपको क्वेश्चन समझना है, दूसरा कि एग्जामिनर को ये फील करवाना कि आपने क्वेश्चन समझा है और उसी डायरेक्शन में आंसर लिखा है। वो गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्या होता है कि आपने आंसर हो सकता है कि आप बहुत अच्छा लिखे हो, आपको फील भी पूरी बहुत अच्छी आई हो, लेकिन एग्जामिनर को नहीं समझ में आया कि आपने किस सेंस में आंसर लिखा है, और जब एग्जामिनर को नहीं समझ में आएगा तो वो नंबर देगा नहीं।
तो ये पूरा जो है कि इसके लिए मतलब बेस्ट तरीका वही होता है कोई भी आंसर लिखने का। और दूसरी चीज़ आंसर राइटिंग को अगर इम्प्रूव करना है तो बेस्ट प्रैक्टिस है, मतलब कि आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है। प्रैक्टिस ऐसे कैसे करिए कि कोई क्वेश्चन लीजिए, ठीक है, उसका आंसर लिखिए, ठीक है। और हम टेस्ट सीरीज, कोचिंग की टेस्ट सीरीज हम उतना वो नहीं करते हैं, रिकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि कोचिंग में उतने अच्छे से नहीं एक तो चेक की जाती है। बट जो अच्छी कोचिंग है, जो बड़ी कोचिंग है, उनमें अच्छे से चेक नहीं की जाती है। जो छोटी कोचिंग है उनके मतलब ऑथेंटिकेशन, मतलब उतना ऑथेंटिक मानना थोड़ा मुश्किल होता है कि बहुत अच्छे टीचर होंगे ही। जब तक कोई वेल सेटल नहीं, तब तक अब वो सही गाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो बेटर क्या होता है कि जो आपके जो पीयर ग्रुप है, आपके साथ जो लोग 4-5 लोग तैयारी करवा रहे हैं, आप उनको क्वेश्चन दीजिए, उनसे क्वेश्चन लीजिए कि तुम क्वेश्चन पूछो, उस पर आंसर लिखिए, और उनसे उनसे व्यू लीजिए कि इसमें क्या ऐड कर सकते हैं। तो जब 4-5 लोग एक साथ बताएंगे ना, तो वो हमेशा नया व्यू आता ही है, कुछ ना कुछ आपको एड ऑन मिलेगा ही। ये बहुत अच्छा तरीका होता है मतलब आंसर राइटिंग स्किल सुधारने का। और फिर सबसे ज़रूरी क्या होता है कि पेपर में टाइम मैनेजमेंट भी करना बहुत ज़रूरी होता है। बिना टाइम मैनेजमेंट अगर आपने सही से नहीं किया तो जीएस का पेपर इतना लेंदी होता है कि कुछ नहीं कर सकते हैं, मतलब कि छूट जाएगा, आपका जो आता है वो भी छूट जाएगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि जो क्वेश्चन अच्छे से आते हैं उनको शुरू में लिखिए, ठीक है, मतलब अच्छे से सोच के लिखिए। और जो क्वेश्चन कम आते हैं या मतलब ऑलमोस्ट बहुत ही थोड़े थोड़े पॉइंट्स आते हैं, उसको लास्ट में लिखिए। 20 नंबर के क्वेश्चन में भी अगर एक ही पेज आता है, शुरू में आप लिखेंगे तो आप जबरदस्ती उसको 2 पेज करना चाहेंगे, ठीक है, वो टाइम वेस्ट होगा। लास्ट में लिखिए। 20 नंबर क्वेश्चन में मतलब कि एक पेज आता है, 100 वर्ड आता है, तो 100 वर्ड ही लिखिए, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहेगा आपके पास। और जितना आता है उतना लिखिए, फिर मतलब किसी वो कर लीजिए कि पेपर कंप्लीट कर लीजिए। और पेपर कंप्लीट करना करना भी जरूरी है। जिस जिस भी क्वेश्चन के बारे में आपको आता है वो चीज़ लिखना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो मार्क्स लाने मुश्किल होंगे। अगर 20 मतलब क्वालिटी तो मेंटेन करनी ही है, और जो बिल्कुल नहीं आता उसको छूइए भी मत, मतलब जो बिल्कुल नहीं आता उसको नहीं छूना चाहिए। 2 चीज़ें वहाँ पे टाइम बचता है। जो बहुत अच्छे से आता है उसको बहुत अच्छे से लिखिए। जो मिडिल पाथ में आता है वो सारे आंसर होने चाहिए, क्योंकि 20 नंबर में से वो अगर 5 नंबर भी देगा तो आपको एडवांटेज है, आप किसी दूसरे वाले 20 नंबर में से 10 से ज़्यादा अच्छा करके जो है कि 11 कर पाएंगे, 12 कर पाएंगे। लेकिन किसी वो आंसर को उतना अच्छा नहीं करके भी 20 में 5 नंबर वो दे ही देगा, या हो सकता है और कुछ नहीं 7-8 नंबर दे ही देगा। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर मतलब जितना आपको आता है वो पूरा लिखने की कोशिश करिए। भले से उसमें मतलब आपके पास मटेरियल नहीं हो तो जितना ही मटेरियल आता है उतना ही लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर। और अगर नहीं आता है 20 नंबर, मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं आता है, मान लीजिए 200 वर्ड पूछ रहा है और आपको 50 वर्ड ही आता है, तो 50 वर्ड ही लिखिए। मतलब ज़बरदस्ती का नहीं खींचना चाहिए, वो मतलब बहुत निगेटिव इंप्रेशन डालता है एग्जामिनर पे। रिवीजन की क्या स्टडी होती है? देखिए सबसे पहले तो रिवीजन ही सबसे टफ काम होता है इसमें। क्योंकि पहले पढ़ने में तो हम हाँ, पढ़ लेते हैं, पहले फिर उसका पढ़ने में दोबारा जो है फिर उसको आते नहीं है, या आते हैं तो फिर बहुत मतलब ढंग से हो नहीं पाता, फिर उसका गायब हो हाँ, जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि जब आप पहली बार और दूसरी बार, बेसिकली आपको रिवीजन, आपका जो लास्ट रिवीजन होता है वो 3rd या 4th रीडिंग होनी चाहिए। उससे कम रीडिंग में तो मतलब कि फिर रिप्रोड्यूस करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप पहली और दूसरी बार पढ़ते हैं ना, तो आप सॉर्ट आउट कर लीजिए कि किस मटेरियल पर कंसंट्रेट करना है, और उतना ही करिए। मतलब बहुत ज़्यादा मटेरियल, ऐसा नहीं कि आपको करंट अफेयर्स के खुद के नोट्स बनाए हैं आपने, अगर आपने खुद के नोट्स बनाए हैं तो आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरी कोचिंग के नोट्स देखने की, ठीक है। मान लीजिए आप फिर भी देखते हैं, तो कई लोग क्या करते हैं कि 4-5 कोचिंग के नोट्स उठा लेंगे, ठीक है। 4-5 कोचिंग के नोट्स उठा लेंगे, वो बर्डन बन जाएगा पूरा, वो समझ में नहीं आएगी कि क्या पढ़ें, कहाँ से क्या नहीं पढ़ें। तो बेटर क्या होता है कि एक आपने अपने खुद के नोट्स करंट अफेयर से बना रखे हैं, कोई एक और कोचिंग लीजिए, और उसमें पूरा आप अपना मतलब उसमें मत सोचिए, आप इतना मत टेंशन मत लीजिए, एकदम उसमें पूरा बिलीव करते हुए जो कोचिंग आपको सबसे सही लगती है, पूरा बिलीव करते हुए वो मटेरियल अच्छे से पढ़ डालिए। ये मत सोचिए कि इसमें ये छूट गया होगा, उसमें वो छूट गया होगा। अगर आपका कुछ छूट रहा है तो दूसरे वाले का भी, मतलब कि जो वो पढ़ रहा है उसका भी कुछ छूटेगा ही। और अगर आप दोनों कंप्लीट करना चाहेंगे तो एंड में क्या होगा कि रिवीजन की कमी पड़ जाएगी और आपके हाथ में बहुत कम आ पाएगा। तो जब आप इसको बाउंड कर लेंगे तो आप लास्ट में क्या होगा कि जितना आपने पढ़ा है वो बहुत अच्छे से रिप्रोड्यूस कर लेंगे। और यूपीएससी के जीएस पेपर में मैंने मतलब ये बहुत खासियत है कि जितना आपको आता है या जितना आपने कभी एक बार पढ़ा है, अगर वो सब आप रिप्रोड्यूस कर लेते हैं तो आप बहुत आराम से एवरेज से ऊपर नंबर पा जाएंगे।
बहुत आराम से एवरेज से ऊपर नंबर पा जाएंगे। तो इसलिए मतलब एक फोकस होना चाहिए। जैसे हिस्ट्री का मैंने कहा, अगर ट्रेडिशनल में आ जाइए, हिस्ट्री कहा तो विपिन चंद्र को बहुत अच्छे से मतलब एकदम ग्रैस्प कर लीजिए। एनसीईआरटी बुक 4 है ज्योग्राफी की, वो एकदम ग्रैस्प कर लीजिए कि एकदम आपके हाथ में आ जाए। इकोनॉमिक्स के आप जिस भी नोट से पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स के नोट्स आपको एकदम अच्छे से समझ में आने चाहिए, मतलब आपको एकदम समझ में आ गया कि इसमें से अगर आया तो फिर हम लिख ही देंगे चाहे कुछ हो जाए, वो वाली स्थिति होनी चाहिए। और बाकी जो वैल्यू एडिशन जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, आप अगर मतलब जहाँ भी स्टडी करें वहाँ पे 4 लोग और स्टडी करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे तो वो लोग भी अगर दूसरे सोर्स रिफर करते हैं वो लोग कुछ कुछ पॉइंट बताते हैं, तो जो वो लोग बता रहे हो तो उसको ग्रैस्प करते रहिए ठीक है अपने अंदर की, हाँ ठीक है ये चीज़ है ये चीज़ है। तो उससे क्या होगा कि थोड़ा और भी आपका वैल्यू एडिशन हो जाएगा उस चीज़ में जो आपका मटेरियल है। लेकिन अगर आप खुद से जो है कि 10 सोर्स से पढ़ना चाहेंगे तो वो मुश्किल नहीं उस है। समय भी आप लास्ट तक जाते जाते भी पता चलेगा पहली बार ही पढ़ रहे हैं, सही और है। रिवीजन नहीं हो पाएगा, रिवीजन नहीं हो पाएगा तो अगर इस एग्जाम में लास्ट में आपने रिवीजन नहीं किया है तो सक्सेस के चांसेस अपने आप बहुत घट जाते हैं, क्योंकि आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर उतना अच्छा हो ही नहीं पाएगा। ये तो पूरा मतलब जीएस के लिए है। ठीक है, और कोई डाउट या कुछ ऐसा? फिजिक्स से रिलेटेड। फिजिक्स से रिलेटेड तो फिजिक्स का सिंपल सा मतलब फंडा है। फिजिक्स में क्या करिए आप, लास्ट के 10 या मतलब कि एक तो वाजपेयी सर के जो नोट्स होते हैं वो थोड़े से बेसिक मिनिमम मतलब ठीक है होते हैं, उनसे मतलब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वो आप रखिए, या तो किसी टॉपर के जैसे गुलाटी के नोट्स भी काफ़ी फेमस है, और उसके बाद भी किसी के नोट्स आए थे मार्केट में, जो भी वो एक नोट्स रख लीजिए आप, वो एक रेफरेंस के काम आ जाता है। फिजिक्स के रिवीजन में काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इतना ज़्यादा लेंदी हो जाता है। नहीं देखिए अभी हम आपको बताते हैं कि, और पहली बात कि लास्ट के 10 मतलब कि आप एक बार सिलेबस पढ़िए, हर चीज़ पढ़िए, जैसे ऑप्टिक्स पढ़े लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन देख लीजिए, फिर सब चीज़ पढ़ के 10 ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार पूरा सिलेबस कर लिया, अब आप अपना नोट्स बनाना शुरू करिए। आपका मतलब कि फिजिक्स में जहाँ तक मुझे लगता है कि खुद का नोट्स होना बहुत कंपलसरी है लास्ट में रिविजन करने के लिए। जब आप अपने हाथ से लिख देंगे ना, क्योंकि कोई भी एक टॉपिक हो गया, ऑप्टिक्स आपको जो है कि 4 बुक से पढ़ना पड़ता है जो क्वेश्चन आते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ऐसे ही जो है कि क्वांटम में भी 2-3 बुक से देखना पड़ता है, इधर उधर कुछ ना कुछ देखना ही पड़ता है। सेम केस जो है कि मैकेनिक्स के साथ भी है। तो अगर आप लास्ट में चाहेंगे कि आप सारी बुक से खोज खोज के देखें तो आप भूल जाएंगे कि एक्चुअल में शुरू में कौन से टॉपिक कहाँ से पढ़े थे, और उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। फिर पूरा वो बुक उस बुक के हिसाब से पढ़ना, उस बुक में क्या मतलब साइन कन्वेंशन है क्या है कैसे है वो सब करना बहुत मुश्किल होता है। उसको लिख लो। उसको पूरे नोट्स आप पूरे पूरे अपने अपने उसमें बना लीजिए, कि जैसे आप कुछ भी पढ़ रहे हैं, ऑप्टिक्स में एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़े, डिफ्रैक्शन, ठीक है, डिफ्रैक्शन आप एक बार आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, तो पूरे नोट्स एक जगह बना लीजिए। दूसरी या तीसरी बार में पूरा लिख के अपने से बना लेंगे तो एक तो लिखने की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिजिक्स में डेरिवेशन की जो लिखना बहुत जरूरी था लिख के करना, वो प्रैक्टिस हो जाएगी, वो वैसे भी आपको करना है और ऐसे भी करना है। दूसरा क्या होगा, लास्ट में आप जनरली मतलब अगर एक आपका पबैड है या जैसे मेरे केस में थे ज्योग्राफी और फिजिक्स है तो काफ़ी अच्छा गैप मिलता है, अगर आपके खुद के नोट्स हैं तो बहुत आराम से आप रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए मतलब बहुत कंपलसरी सा होता है कि खुद के नोट्स बने रहें फिजिक्स में, वो काफ़ी हेल्प करता है। इसलिए मिस्टेक न्यूमेरिकल में काफ़ी हो जाती है। सिली मिस्टेक्स के लिए बस मतलब ऐसा कुछ वो नहीं किया जा सकता, सिली मिस्टेक्स के लिए बस वही है कि वहाँ पर आप अपना टेम्परामेंट कूल रखिए। या फिर यहीं से उस टाइप क्वेश्चन करके जाओ आप। देखिए अगर आप उस टाइप के क्वेश्चंस करके गए हैं तो वो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको फिर मिस्टेक्स पता चल जाएंगे, लेकिन फिर भी सिली मिस्टेक्स हो सकती है। ठीक है, क्योंकि क्योंकि डेरिवेशन में तो आपको पता था कि आपको ये प्रूव करना है, हाँ तो आप कर दोगे यार, थ्योरी लिखनी है तो भी आप लिख दोगे। बिल्कुल। पर न्यूमेरिकल आया वो 10-10 नंबर में, तो कहीं आपने T1 को सेंटीग्रेड की जगह केल्विन में लिया तो हो गया, जीरो हो गया। हाँ तो अगर वैसे क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है तो कर लीजिए, अच्छा है, बेस्ट है। तो आपको पता चलता रहेगा कि कहाँ क्या करना है। तो दूसरे से एग्जामिनेशन हॉल में एकदम मतलब कि वो शांत दिमाग से करना चाहिए, कितना भी वो हो। क्वेश्चन क्वेश्चन को पढ़ते समय कभी भी मतलब कि जल्दीबाजी नहीं करें, चाहे वो जीएस को चाहे फिजिक्स हो चाहे जिसका भी हो, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा तो फिर वो आंसर लिखने का कोई मतलब नहीं बनेगा। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए क्या है कैसे, फिर जितनी तेज स्पीड में लिखना हो उतनी तेज स्पीड में लिखिए, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो वो चीज़ सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करने में ये थोड़ा हेल्प करेगी। तो आप क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दो।
क्वेश्चन पढ़ने पे थोड़ा टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आपने देखा कि हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, या हाइड्रोजन एटम थोड़ी, हाइड्रोजन एटम में नहीं, कोई एग्जांपल याद आ रहा है, पार्टिकल इन ए बॉक्स है। अब आपने जो है कि पार्टिकल इन ए बॉक्स देखा और फिर आपने देखा कि एनर्जी स्टोरी पूछा, आपने ये देखा ही नहीं कि क्या बाउंड्री कंडीशन है, x=0 टू l है कि -l/2 टू +l/2 है, पूरा डेरिवेशन कर दिया, आपको बाद में पता चला दूसरी बाउंड्री कंडीशन थी, वो पूरा जीरो हो गया। और ये सिली मिस्टेक ही है एक तरह से, ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। क्योंकि आपको आता दोनों रहा था। आपको आ तो दोनों रहा था, लेकिन आप जल्दीबाजी में क्या किए कि बस हाँ ये है, ये है, और पूरा करने की कोशिश करने लगे, तो वो गड़बड़ी हो जाती है। लिखने में काफ़ी तेज स्पीड रहती है, क्योंकि फिजिक्स में जब तक आप जल्दी जल्दी नहीं लिखेंगे तब तक फिर थोड़ा मुश्किल होगा। डेरिवेशन पूरे अच्छे से रटे हुए होने चाहिए, मतलब जितनी बार हो सके उतनी बार किए हुए होने चाहिए, और ऐसे किए हुए होने चाहिए कि आपको ऊपर का आधा पार्ट नहीं दिया गया और बीच से आप शुरू कर दे लिखना तो भी लास्ट तक पहुंच जाए। मतलब जो ट्रेडिशनल डेरिवेशन है उसमें ये हालत होनी चाहिए, क्वांटम की डेरिवेशन हो, चाहे ईएमटी की डेरिवेशन हो, चाहे थर्मो के हो, चाहे ऑप्टिक्स से किसी के भी हो, अगर आपको बीच से शुरू करने को कह दिया जाए तो आप इस हालत में होना चाहिए कि बीच से शुरू करके लास्ट तक लिख दिए हैं। कहीं भी मतलब वो आपको सोचना ही नहीं, आपको लास्ट फॉर्मूला से 2 स्टेप के ऊपर वाला लिखा है तो वो भी आपको आना चाहिए कि आंख बंद करके लिख दे, मतलब कुछ स्टेप मार्क कर लीजिए हर डेरिवेशन में। कोई भी बड़ा डेरिवेशन होता है उसमें 4 या 5 स्टेप मार्क कर लीजिए कि ये पॉइंट तो रटा हुआ है, बीच में कुछ गड़बड़ भी हुआ तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर करके उसको वही लिख दीजिए। तो मतलब एकदम ऐसा रटा हुआ होना चाहिए कि ऊपर वाला देखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, ऊपर वाली लाइन क्या है ये नहीं देखने की जरूरत तो पड़ वो रही आपको है। आ गया था? हाँ वो हो गया सब। कितनी बार प्रैक्टिस की थी आपने? मतलब मैंने तो पता नहीं कितनी बार प्रैक्टिस की थी, मैंने तो मतलब बहुत आराम से काफी बार प्रैक्टिस की थी मैंने, 10-12 बार तो बहुत आराम से डेरिवेशन किया था बिना देखे। और फिर प्री और मेंस के बीच में ही 4 बार कम से कम फिजिक्स मैंने पढ़ा था, मतलब जब पिछली बार की बात है। 4 बार? हाँ तो मतलब देखिए मेरा दूसरा ऑप्शनल पबैट था, ठीक है, जीएस में मुझे कभी उतनी टेंशन नहीं होती, मतलब मेरा एकदम सिंपल सा फंडा क्लियर है कि क्या क्या पढ़ना है, मैं बस उतना ही पढ़ता हूँ, और मेरे हमेशा मतलब अब एवरेज मार्क्स आ जाते हैं, तो मुझे कभी ये टेंशन नहीं लगती है। तो मैं कभी जीएस में बहुत वास्ट नहीं करता हूँ अपना कि नहीं ये भी पढ़ लें ये भी पढ़ लें, जितना है जितना मैंने बताया आपको उतना ही मैंने पढ़ा है। 4 बार कैसे कोई फिजिक्स रिवाइज कर सकते हैं? नहीं किया जा सकता है। पूरा होल सिलेबस? होल सिलेबस का मतलब ये कि एक बार तो बहुत अच्छे से करेंगे आप, दूसरी बार क्या है कि डेरिवेशन देखे, आपको जो जो 4 मेन स्टेप है वो खुद से लिख लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, वो चीज शुरू कर दीजिए। जब वो लिखना शुरू कर दिए तो मतलब वो आपका रिवीजन हो गया। स्टार्टिंग कहाँ से करना है, दूसरा कहाँ से करना है, तीसरा स्टेप यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, ऐसे करके पूरा पूरा नहीं कर सकते, पहली बार बहुत अच्छे से करिए, उसके बाद ये चीज करिए, और फिर लास्ट करीब 2 बार रिवीजन तो उस गैप में होता है, जो पबैट और फिजिक्स के बीच में, उसमें 2 बार रिवीजन करना कंपलसरी होता है। मतलब मेरे लिए जो मेरा वो है कि हम लास्ट के 4 दिन रखते हैं, एक बार रिवीजन कर लेंगे, फिर बाकी जो करीब 15 दिन बचते हैं उसमें एक बार रिवीजन। उसमें सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो क्या आप? इससे थ्योरी पढ़ते हो? नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हो, थ्योरी रिवाइज कर लेते हो? एक बार पूरा अच्छे से करते हैं, एक बार मतलब पूरा अच्छे से सारे 10 साल के क्वेश्चन सब कुछ, मतलब उतना भी बहुत जरूरी है फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स में इतने अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स हैं या इतने अच्छे अच्छे कॉम्पिटिटर्स हैं कि वो इतना करके बैठे रहेंगे, तो आपको वो लेवल लाना पड़ता है, या तो एक्स्ट्रा ब्रिलियंट अगर है तो अलग बात। और तो फिजिक्स में तो ये तो इतना हो गया। क्या दूसरा मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था, तो पब्लिक एड में तो आपको कोई इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। पब्लिक एड में जो सेकंड पेपर आया था वो जनरल ही था, जीएस टाइप का? हाँ तो पबैड में जनरली सेकंड पेपर वैसा ही आता है, लेकिन वो ऐसा बाहर से देखने में लोगों को लगता है जीएस टाइप का। हाँ। लेकिन जब तक आपको पबैड का बेसिक नॉलेज नहीं, तब तक आप उतना अच्छा आंसर नहीं लिख पाएंगे कि आप मतलब कि 180 170 नंबर ले आ पाए। 160 150 प्लस लाने के लिए आपको पबैड की भी नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। पबैड के कुछ स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, पबैड की कुछ थिंकिंग होती है कि हाँ ये वे ऑफ थिंकिंग है, वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लिख पाएंगे चीज़ों को। मतलब जीएस में सार यही है, रख यही है कि आप कन्वेंशन पहले फोकस करो और फिर उसको न्यूज़पेपर से सब्स्टिट्यूट करो। हाँ कन्वेंशनल पे फोकस करिए, न्यूज़पेपर उसको ऐड ऑन हो गया, और लास्ट में किसी एक कोचिंग का नोट ले लो, मोर देन सफिशिएंट है। 2-2 नंबर या 5-5 नंबर के पीछे भागोगे तो हाँ देखिए 2 मार्कर्स और 5 मार्कर्स के बीच
आपके जो नोट्स लिखे हुए हैं उसमें से अगर आ जाए तो बहुत अच्छा है। हम्म। जैसे बहुत एक साल में कर लेंगे तो आपको 2 मार्कर्स 5 मार्कर्स भी उतने फंस जाएंगे जितने कोई एक नॉर्मल कोचिंग वाले नोट से फंसते हैं, उतने बहुत आराम से फंस जाएंगे। इतना फोकस नहीं करना चाहिए कि 2 मार्कर्स में हर पर्सनैलिटी हमको याद ही है, हाँ वही, फिर उसकी उस जरूरत चक्कर नहीं में बहुत, पड़ती फिर है। आप बहुत ज़्यादा लूज करोगे। उस चक्कर में क्या होता है कि आपको बहुत ज्यादा इनपुट होता है और आउटपुट बहुत कम मिलता है, हम्म। क्योंकि वो इनपुट आप दूसरे ऑप्शनल में लगा सकते हैं या जीएस में ही और अच्छा करने में लगा सकते हैं। उस पर उतना फोकस नहीं करना चाहिए। आप बेसिकली फोकस करिए कि आपका जितना करंट अफेयर्स है वो अच्छे से तैयार हो। उसमें से पर्सनालिटी आपके नोट्स में से आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो उस पर इतना नहीं वो टेंशन लेना चाहिए। 10 मार्कर्स 5 मार्कर्स और 20 मार्कर्स पे ज्यादा फोकस करिए। अभी क्या बता रहे हैं, इंटरव्यू के बारे में बताइए। इंटरव्यू के बारे में फिर कभी बताएंगे, नहीं बताइए। फिर कभी बताएंगे इंटरव्यू के बारे में अभी भी। बताइए।